गुड मॉर्निंग। आज बीए फर्स्ट ईयर क्लास में हम पढ़ेंगे अधिकार। हमने शक्ति की अवधारणा, सत्ता की अवधारणा पढ़ ली। अब अधिकार संबंधी सिद्धांत जो अवधारणाओं में ही हैं, ये भी उनको हम अध्ययन करेंगे। अधिकार में अधिकार आएंगे, फिर सत्ता, वो क्या नाम, स्वतंत्रता और समानता आएगी। ठीक है, तो अधिकार इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अधिकारों का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, अधिकारों का वर्गीकरण यानी उनका प्रकार और अधिकार से संबंधित कुछ सिद्धांत जो छोटे क्वेश्चन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब अधिकार शब्द हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है? अधिकार, हमें बोलने का अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम कहते जो हमें फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम को हम अधिकार समझते हैं। ठीक है, अधिकारों का अर्थ और परिभाषा जानने से पहले हम एक चीज़ बताएंगे, अधिकार की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा वृक्ष होता है, पौधा होता है, उस पौधे को पनपने से लेकर बड़ा होने से लेकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने तक जितनी भी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत चीज़ों की, जिसके अंतर्गत पानी है, खाद है, उनको सुरक्षा है, धूप है, हवा है, ये सब उसकी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। अगर इनको हटा दिया जाए या ये उसको उपलब्ध नहीं कराई जाए तो शायद उसका अस्तित्व संभव नहीं रहे, उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाए जहाँ से वो चालू हुआ है, थोड़ी दिनों में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो जो चीज़ें एक वृक्ष के लिए चाहिए होती हैं वही चीज़ें एक व्यक्ति को भी चाहिए होती हैं। व्यक्ति का अपना जीवन वो उसको जी सके, ठीक है, अपने अनुसार जी सके, सारी सुविधाओं के अनुसार जी सके, सारी उसको जो उसको अपनी प्रगति विकास के लिए चीज़ें चाहिए, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए, उनको हम अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो कुछ अधिकार तो प्रकृति ने हमें दिए थे, प्रकृति जन्म के साथ ही हमें मिल जाते हैं, कुछ हमें सामाजिक परिवेश में मिलते हैं, कुछ हमें राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनकी रक्षा करने का दायित्व राज्य का होता है और जो राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अधिकार का अर्थ, अधिकार क्या होता है? अधिकार हमारे जीवन की वह बहुमूल्य अवधारणा है जो हमारी जिंदगी को एक सरल और सुचारू रूप से चलने में मददगार साबित होती है। अधिकार मूल रूप से ऐसा हकदारी या दावा है, ठीक है, ऐसा हकदारी या दावा है जिसका औचित्य हमारे जीवन को सरल बनाना है, यानी कि उसका औचित्य तभी है जब हमारे जीवन को सरल बनाता है। यदि कोई ऐसा अधिकार है, कोई ऐसा दावा है जो हमारे जीवन को सरल नहीं बनाता है, उसमें बाधा उत्पन्न करना, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, यानी अधिकारों को हम अपना हक समझते हैं कि वो हमारा अपना है। ठीक है, वो हमें प्राप्त होना चाहिए, या एक तरह से हम ऐसा दावा साबित करते हैं जो चीज़ें हमारे लिए अनिवार्य, यानी कि ये हमारे लिए अनिवार्य हैं, हमारे जीवन को सरल बनाती हैं, ये हमें प्राप्य होती हैं। ठीक है, अधिकारों का अर्थ, अधिकार सामाजिक जीवन की वे मूलभूत शर्तें होती हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति आमतौर पर अपने सर्वश्रेष्ठ होने का एहसास नहीं कर सकता। ठीक है, ये व्यक्ति और उसके समाज दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं। यह केवल तभी संभव है जब लोग अधिकार प्राप्त करते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें, यानी व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं होती हैं, जो अत्यावश्यक शर्तें होती हैं, वो अधिकार होती हैं। ठीक है, और समाज के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में योगदान कर सकें। सरल भाषा में कह सकते हैं कि अधिकार लोगों के वे सामान्य दावे हैं जिन्हें प्रत्येक एक सभ्य समाज उनके विकास के लिए आवश्यक दावों के रूप में पहचानता है और जो इसलिए राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। यानी एक व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएं सुविधाएं होती हैं जो उसको प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि वो एक सभ्य समाज का विकास कर सके और अपनी खुद की एक पहचान बना सके, और इसी कारण इनको समाज तो मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। लॉस्की के अनुसार अधिकार क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता, यानी कि एक सामाजिक जीवन की एक ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति होती है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना जो उसकी क्षमता है, योग्यता, उनका सारा कुछ करना चाहता है, उसको वो नहीं कर सकता बिना अधिकारों के। ठीक है, टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं कि अधिकार एक नैतिक प्राणी के रूप में मनुष्य के वोकेशन की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्तियाँ हैं। अभी वोकेशन क्या कहा ग्रीन ने पता ही नहीं, मतलब ये कि एक मनुष्य को नैतिक प्राणी मानते हुए ग्रीन कहता है कि उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो शक्तियां दी जाती हैं, वो अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, बेनी प्रसाद क्या कहते हैं
अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों से अधिक और न कम है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक और अनुकूल है। ठीक है, सरल शब्दों में क्या है इनकी परिभाषा का मतलब कि व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक और अनुकूल जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उन्हें अधिकार कहते हैं। ठीक है, बोसांग के क्या कहते हैं? अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है। सबसे इजी परिभाषा है, एक बोसांग की याद कर लेना, एक लॉस्की एक पहले हो गई और 3 ये परिभाषाएं इसकी, इनमें से कोई सी भी याद कर लेना। अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, ये पहली वाली आ गई। एक राज्य अपने नागरिक को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा और बुरा कहा जा सकता है। अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं इनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, एक तो ये वाली परिभाषा याद रख करनी है और एक ये वाली परिभाषा याद करनी है। 2 परिभाषाएं अधिकारों के बारे में काफ़ी हैं। ठीक है, अब अधिकार जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हम इनकी विशेषताओं का शॉर्ट में यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि अधिकार केवल समाज में मौजूद होते हैं, यानी जहाँ समाज होता है वहीं अधिकार होते हैं। ये सामाजिक जीवन के उत्पाद होते हैं, यानी व्यक्ति समाज में रहता है, सामाजिक जीवन में रहता है, इसकी वजह से उसको ये अधिकार मिलते हैं। बिना समाज के जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है उसको अधिकार से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अधिकार समाज में उनके विकास के लिए व्यक्तियों के दावे होते हैं, यानी कि व्यक्तियों के विकास के लिए व्यक्तियों के दावे होते हैं। व्यक्ति जो मांगता है अपने खुद के विकास के लिए समाज में रहते हुए, वो अधिकार होते हैं। ठीक है, अधिकारों को समाज द्वारा सभी लोगों के सामान्य दावों के रूप में मान्यता जाती है। ठीक है, यानी अधिकारों को मान्यता कौन देता है? समाज मान्यता देता है। अधिकार तर्कसंगत और नैतिक दावे हैं जो लोग अपने समाज पर बनाते हैं, यानी कि लोग तर्कसंगत और नैतिक जो दावे समाज से करते हैं वो अधिकार कहलाते हैं। अधिकार यहाँ केवल समाज में है, इसलिए इनका समाज के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो अधिकार हमें मिले होते हैं और समाज में रहने की वजह से हमें मिलते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारा सामाजिक जीवन होता है, समाज के विरुद्ध हम कोई काम नहीं कर सकते और हमें अपने अधिकारों का प्रयोग भी समाज के विरोध में नहीं करना चाहिए। लोगों द्वारा उनके विकास के लिए अधिकारों का प्रयोग किया जाता है जो वास्तव में सामाजिक अच्छाई के संवर्धन द्वारा समाज में उनके विकास का मतलब है। सामाजिक अच्छाई के खिलाफ अधिकारों का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। जैसे कि समाज के विरुद्ध अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वैसे ही सामाजिक अच्छाई है, समाज में कोई अच्छी चीज़ हो रही है, अच्छा काम है, उसके विरोध में भी हम अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। अधिकार सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं, यानी समाज में रहते व्यक्तियों के साथ में जो अधिकार होते हैं उनके बेसिक उनके विकास के लिए होते हैं दावे, जो वो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। अगला है अधिकार निरपेक्ष नहीं होते हैं। निरपेक्ष का मतलब कि इन पर कोई प्रतिबंधी ना हो, ऐसे अधिकार नहीं होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, नैतिकता को बनाए रखने के नाम पर इन पर कुछ सीमाएं हमेशा ही लगाई जानी आवश्यक होती हैं। ठीक है, अधिकार कर्तव्यों के साथ में अविभाज्य रूप से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक साथ दोनों का अस्तित्व है, महत्व है। ऐसा नहीं कि हम केवल अपना अधिकारों की मांग करते कर्तव्यों को भूल जाएं तो धीरे धीरे फिर वो अधिकार भी के हम हकदारी नहीं होते हैं। उनके बीच कोई करीबी रिश्ता नहीं है। कोई अधिकार और कर्तव्य नहीं है। अधिकार और कर्तव्य अलग अलग चीज़ है। अगर मेरे अधिकार हैं तो समाज में दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना ही मेरा कर्तव्य है। मेरा अधिकार है कि मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है कि उस ज़िंदगी से दूसरों को हानि नहीं होनी चाहिए, उनकी खुद की ज़िंदगी में कोई हमारी वजह से रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। अधिकारों के लिए प्रवर्तन की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही इन्हें वास्तव में लोगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें राज्य के कानूनों द्वारा, यानी कि अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित और लागू कौन करता है? राज्य करता है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के अधिकारों की हमेशा रक्षा करें। ठीक है, अब अधिकारों के प्रकार के अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, इसमें किसी भी एक प्रकार का कोई अर्थ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अधिकारों में जो पहला अधिकार है प्राकृतिक अधिकार है, कोई व्यक्ति का जो जन्म लेता है, जन्म से पहले और जन्म लेने के बाद या जन्म के साथ ही उसके साथ कुछ अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। और जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, तब भी व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त थे वो सब प्राकृतिक अधिकारों में आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास कई विद्वानों द्वारा दृढ़ता से व्यक्त किया गया है। ये लोग ये मानते हैं कि लोगों को प्रकृति से कई अधिकार प्राप्त होते हैं। जब हम किसी समाज और किसी राज्य
के निवासी होते हैं। उससे पहले हम जन्म के साथ ही प्रकृति की स्थिति में रहते हैं, जिसमें हमें जन्म के साथ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। जैसे हमें जीवन का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई 3 प्राकृतिक अधिकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये कौन से हैं? जीवन जीने का अधिकार, जीवन का जो अधिकार है हमारा वो प्राकृतिक अधिकार है, यानी जो पैदा होने का अधिकार जिसको बोलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और संपत्ति का अधिकार। हम इस सृष्टि में जन्म लेंगे, ये हमारा अधिकार है। जन्म लेने के बाद स्वतंत्रता पूर्वक हम रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। और हमें अपना अच्छा जीवन जीने के लिए संपत्ति रखने का, जो हमने अपने मेहनत से कमाई है, अपनी बुद्धि कौशल से कमाई है, उस संपत्ति को रखने का हमें अधिकार होगा। ये सब प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, सुचारू रूप से समाज के विकास के लिए सामान्य दावों के रूप में समाज की मान्यता के पीछे उनके अधिकारों की आवश्यकता है, इसलिए राज्य इन अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे कि हम अपने अनुसार ज़िंदगी जी सकें, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, यह सब हमें प्राकृतिक अधिकार के अनुरूप ही प्राप्त होते हैं। अगला है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव चेतना पर आधारित होते हैं। ठीक है, यानी यह अधिकार हमारे मन के नैतिक बल द्वारा समर्थित होते हैं, मानव की अच्छाई और न्याय की भावना पर आधारित होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यह अधिकार हमारे अंतरात्मा की आवाज़ को संबोधित करते हैं, यानी जो हमारी अंतरात्मा हमसे जो कहती है उसके अनुसार वो जिस चीज़ का समर्थन करती है वो हमारे नैतिक अधिकार होते हैं। ठीक है, किसी प्राणी की मदद करना, किसी के प्रति दयालु भाव रखना, किसी की हम ईमानदारी से जो रहते हैं, अच्छा काम करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, ये सब नैतिक अधिकारों में आती है। अगर किसी प्राणी को मदद की आवश्यकता है, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, व्यक्ति नहीं, इसके अंदर प्राणी मतलब प्राणी मात्र, एक छोटे छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव और मनुष्य तक सब इसमें आते हैं, तो हमारा नैतिक अधिकार है कि हम उसकी मदद करने के लिए, किसी व्यक्ति को अगर कहीं कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई घायल व्यक्ति है, ठीक है, तो उसकी मदद करना हमारा नैतिक अधिकार है। कर्तव्य तो है ही, लेकिन वो हमारा अधिकार है, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम उसकी मदद करें या न करें, ये हमारी मर्जी है। लेकिन हम अगर करना चाहेंगे तो उसको हमें कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमारा कानून में सज़ा का कोई प्रावधान नहीं। अगर हम किसी गरीब की, किसी पीड़ित की, दुखी की मदद करते हैं और तो फिर उसको कुछ सज़ा का प्रावधान कानून में नहीं है। ठीक है, कानूनी अधिकार ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है और इसको 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कानूनी अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, कानूनी अधिकार कानून द्वारा प्राप्त होते हैं, उसके लिए राज्य का निवासी होना उसका जरूरी होता है, राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, और कानून राज्य के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनके तहत ही प्राप्त होते हैं। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और यह राज्य द्वारा लागू किया जाता है। किसी भी कानूनी अधिकार का अगर उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, तो राज्य द्वारा या कानून द्वारा ही उसको पनिश किया जाता है, दंडित किया जाता है। राज्य की कानून समाज को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कानूनी अधिकारों को लागू करती है। राज्य कानूनी रूप से अपने समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ अधिकारों को लागू करती है। ये अधिकार व्यक्तियों के खिलाफ भी हो सकते हैं और सरकार के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं। समाज में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व जिसका है, अगर व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे कुछ व्यक्तियों के अधिकारों को छीनना पड़े या सरकार के खिलाफ भी उनको लागू करना पड़े तो किए जा सकते हैं। कानूनी अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के इसका पालन किया जाता है और किसी के द्वारा कानून उल्लंघन करने पर वो अदालत भी जा सकते हैं। कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा। तो कानूनी अधिकारों में नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार, 3 अधिकार उसमें आते हैं। इनका भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं या एक अकेला क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, नागरिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को सभ्य सामाजिक जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। ये समाज में मानव की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसमें मतलब क्वेश्चन नागरिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब नागरिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। नागरिक अधिकारों को राज्य द्वारा संरक्षित किया जाता है। अब आते हैं राजनीतिक अधिकार, यानी जितने भी हम वोट डालने से लेकर सरकार के संबंध में सोचते हैं, करते हैं, सारे अधिकार राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके आधार पर नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार मिलता है।
इन अधिकारों के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार में कौन कौन आते हैं? मतदान करने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने और उसका विरोध करने का अधिकार शामिल होते हैं। प्राचीन समय में ये अधिकार लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ये सारे जो अधिकार हैं ये केवल एक लोकतंत्र में ही मिलते हैं, अन्य की शासन व्यवस्था में नहीं मिलते हैं। लोकतंत्र के आने के बाद ये अधिकार समाज के हर नागरिकों को समान रूप से मिलने लगे थे। अब आता है आर्थिक अधिकार। ये ऐसे अधिकार हैं जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना उपरोक्त जो अधिकार हैं, ऊपर वाले जो अधिकार, उनका प्रयोग उचित रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है। यह प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरे करने, जैसे उनको भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा, उपचार आदि से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं उनको पूरी करने से संबंधित होते हैं। जब तक इनकी पूर्ति नहीं होती, जब तक व्यक्ति के नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों को उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार। अब देखो, आर्थिक अधिकारों का उदाहरण क्या क्या आएगा? ये सारे काम करने का अधिकार, काम करने पर पर्याप्त मजदूरी प्राप्त होने का अधिकार, मजदूरी के बीच बीच में अवकाश का अधिकार, आराम का अधिकार, बीमारी और शारीरिक विकलांगता, बुढ़ापे के मामले में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये सब आर्थिक अधिकार होते हैं, ठीक है। संविदा अधिकार। संविदा का अधिकार मुख्यतः लोगों के वादों को पालन करने से उत्पन्न हुए हैं। ये उन विशेष व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिनके साथ अनुबंध संबंधी वादे किए हैं। इसका मतलब यह किसी व्यक्ति ने कहीं पे कोई समझौता किया है, ठीक है, कोई संविदा की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कहीं लगा हुआ है, उससे संबंधित उसको सारे अधिकार उस व्यक्ति को मिलते हैं। यदि इसे हम सरल भाषा में कहें तो आप सब कॉन्ट्रैक्ट नाम से परिचित हैं। हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगते हो, कोई कहीं नौकरी करने लगा है, कोई कहीं सर्विस में लगा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? परमानेंट रहो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब है कि कुछ समय के लिए, कि हमने साल 2 साल महीने के लिए समझौता करते हैं, उसमें उनको कितनी तनख्वाह दी जाएगी, कितना काम दिया जाएगा, क्या क्या उनको सुविधाएं होंगी, कितनी छुट्टियां होंगी, सब कुछ उस समझौते के अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से दो पार्टियों के बीच का कानूनी भाषा में लिखित समझौता, मैंने ये कहा था ना, ये एक लिखित समझौता दो पार्टियों के बीच में, जिसमें दोनों पार्टियों एक दूसरे को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करते हैं, ठीक है। इसके तहत दोनों पार्टियों को पूरा अधिकार होता है कि वे एक दूसरे को वादा पूरा न करने पर वे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकें। यानी किसी ने कह दिया कि हम तुम्हें 20,000 रुपये तनख्वाह देंगे, यदि वो संस्था 20,000 रुपये नहीं देती है तो वो संस्था पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर उसने कहा है कि मैं यहाँ पे 8 घंटे स्टे करूँगा और उसमें एक भी छुट्टी नहीं करूँगा, ऐसी कोई कंडीशन उसमें लिखी हुई होती है, बीच में कार्य नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो इन चीज़ों के विरोध में कोई कार्य करता है तो संस्था फिर उन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। कानून द्वारा इस संविधानात्मक अधिकारों को बरकरार रखा जाता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब कॉन्ट्रैक्ट कानूनी ढांचे के अंदर तैयार किया हुआ है। मनमर्जी से कोई अपने हाथ से कोई भी हम नियम लिख दिए, वो नहीं। परमानेंट एक कानूनी ढांचे, मतलब है कि इसको स्टाम्प, कोर्ट के स्टाम्प के द्वारा लिखाया जाता है, एक पूरा बॉन्ड भरा जाता है, उसके बाद ही काम होते हैं। संविधानात्मक अधिकार के उदाहरण क्या क्या है? जैसे किसी विशेष उत्पाद या सेवा को खरीदने का अधिकार, एक उत्पाद या सेवा को बेचने का अधिकार केवल विक्रेता या खरीदार होना, वितरण और समय पर भुगतान करने के लिए अधिकार, रिफंड और मरम्मत का अधिकार, प्रत्येक पार्टी के विशिष्ट इरादों के अनुसार विभिन्न अधिकार। यानी ये सारे जो हैं ये जो उपभोक्ताओं से संबंधित अधिकार आते हैं एक तरह से, ठीक है। अब अधिकारों के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ राइट्स। अधिकारों से संबंधित सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इसमें केवल सिद्धांत का नाम याद रखना है और उसके समर्थक याद रखने के, दो चीज़ याद रखनी है ना। अधिकारों से संबंधित सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो हम थर्ड ईयर क्लास में पढ़ेंगे। हॉब्स और लॉक, रूसो ने तीनों ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और ये मानते हैं कि व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में अधिकार प्राप्त थे। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, ठीक है, इसके समर्थक हैं जॉन ऑस्टिन। यह इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति के अधिकार उसे राज्य के कानूनों से प्राप्त होते हैं। वह राज्य को अधिकारों का जन्मदाता मानता है। कौन? ऑस्टिन। जबकि सत्य क्या है कि राज्य अधिकार प्रदान नहीं करते, अधिकारों को बनाए रखता है, उनकी रक्षा का कार्य करते हैं, ठीक है। दो सिद्धांत हो गए। तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसके प्रमुख समर्थक है एडमंड बर्ग। वो क्या कहते हैं? व्यक्ति को प्राप्त अधिकार परंपराओं का इतिहास है
और ऐतिहासिक रूप से प्राप्त होने वाले जो हमारे अधिकार हैं, जो रीति रिवाजों से हमें प्राप्त होते हैं, वो सब ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार करना गलत है, क्योंकि यदि परंपराएं अधिकार को जन्म देती हैं तो हमारे समाज में बहुत सारे रीति रिवाज परंपराएं थी, लेकिन अब वो हमारे अधिकार नहीं है। जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, पर्दा प्रथा थी, सब परंपराएं थी, लेकिन ये अधिकार नहीं, क्योंकि अभी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, इसके समर्थक हैं हीगल। ठीक है। अधिकारों का समाज कल्याण वाला सिद्धांत, इसके समर्थक हैं बेंथम। ये हमें याद करने मेन। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। इन अधिकारों के संबंध में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो तुम्हें बनाने हैं, और अधिकारों का एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर सारी चीज़ें हमको इंक्लूड करके पूरा एक क्वेश्चन तैयार करना होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही।